ऑफ यू। पिछली क्लास में आपको मैंने 1D यानी 1 डायमेंशनल मोशन एकविमीय गति के कुछ क्वेश्चन करवाए थे। 12 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए थे। मैंने पहले आपको बताया था कि 2 दिन पहले टेलीग्राम पर सारे क्वेश्चन की PDF आपको मिल जाएगी, और जो कैंडिडेट ऑफलाइन में पढ़ रहा है उनको यानी इनकी फ़ोटोकॉपी दी जा रही है, तो पहले 2 दिन पहले क्या करेगा, वो प्रैक्टिस करेगा। सीधा सॉल्यूशन नहीं देखेगा, पहले खुद प्रैक्टिस करेगा, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखेगा, और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपनी नोट कॉपी में क्या करेगा, नोट भी करेगा। तो अपन ने क्या किया था, 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, और ये अपनी दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास का मतलब पार्ट आप में दूसरा बोल सकते हो, पार्ट 2 है, यानी अच्छे क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात तो इन क्वेश्चनों में ये है कि आपको एक तो कंसेप्ट रिपीट नहीं हो रहा, यानी कोई कंसेप्ट रिपीट नहीं हो रहा, और जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। तो जितने भी क्वेश्चन जिस तरीके से एग्ज़ाम में बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो अपन ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। अपने 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन आपका दे रखा है, कण का अक्ष के अनुदिश गतिशील है कोई कण, इसके अक्ष निर्देशांक समय के साथ में रिलेशन दिया हुआ है 2 - 5t, अक्ष बराबर 2 - 5t + 6t²। यह आपको रिलेशन दिया है, जहाँ पे अक्ष के अक्ष निर्देशांक है, आप इसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो। पार्टिकल अक्ष के अनुदिश गतिशील है, t यहाँ पे टाइम है। आपसे पूछा क्या है, वेलोसिटी के बारे में पूछा है, कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा, कैसे निकालोगे। देखो, अगर आपको प्रारंभिक वेग निकालना है, आपको पता है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होता है, वेग होता है। तो dx/dt है, dx/dt क्या हो जाएगा, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी का टाइम के साथ में रिलेशन निकल के आएगा। g2 का आप कांस्टेंट का अवकलन करते हो तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो -5 + 6 × 2t आ जाएगा। यहाँ पे देखो, आपको t बराबर 0 पर वेलोसिटी पूछी है, तो जिस टाइम पर पूछे उसकी वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा, -5 + 0 हो जाएगा, t है तो ये 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, -5 मीटर/सेकंड आ जाएगा। तो पार्टिकल का प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी आपसे पूछी थी, वो कितनी आ रही है, -5 मीटर/सेकंड आ रही है। अब देखो अगले क्वेश्चन के कौन से ऑप्शन में दे रखा है, देख लो एक बार, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा। फिर 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम। अगला 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है, देखो 14 नंबर, कण का वेग पर निर्भर कर रहा है। v बराबर ये दे रखा है, v = 20 + 0.1 t दे रखा है, t² दे रखा है। तो कण का आपसे क्या पूछा है, कण क्या रखता है। इस इक्वेशन से यानी इस रिलेशन से आपको ये देखना कि v है आपका वेलोसिटी का टाइम के साथ में रिलेशन है। इस रिलेशन को देख के आपको ये बताना है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, स्पीड क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनकी चर्चा करनी है। तो आपको पता है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी सीधा इसमें ऑप्शन में ये भी दे रखा है, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपसे पूछा जाए तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, t² आ रहा है। तो अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, यानी त्वरण निकालना है। तो सबको पता है dv/dt है, बिल्कुल हम जानते हैं ये चीज़। तो इसका आप लोग क्या करोगे, अवकलन, कांस्टेंट का अवकलन क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 0 हो जाएगा। और t² का 2 × 0.1 × t है। अब इसमें क्या त्वरण कांस्टेंट है, बिल्कुल जी नहीं, क्योंकि जो आपका त्वरण एक्सेलरेशन है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा इसमें। तो आप लोग क्या बोलोगे, असमान त्वरण होगा। क्या बोलोगे, असमान त्वरण, या फिर इंग्लिश में आप बोल सकते हो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे इसको। अगला क्वेश्चन इसमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, असमान त्वरण आपका सी ऑप्शन में दे रखा है। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक ट्रेन है, उसकी लंबाई दे रखी है 150 मीटर है, और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गतिशील है। वो 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा कितना समय लिया जाएगा। ध्यान से देखो, ये आप मैथ में भी पढ़ते हो, औसत वाले चैप्टर में। जैसे आपको दे रखा है, एक ट्रेन है, उस ट्रेन की लेंथ कितनी होना, 150 मीटर है, और उसकी स्पीड कितनी दे रखी है,
45 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रहे आपके आंसर हैं वो सेकंड में आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो चाल को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप सीखते हो, हम सब सारी ये चीज़ जानते हो कि 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे काट लो, कितना आएगा, 9 दूनी 18, 9 पंजू 45, तो कितना आ जाएगा 25/2 आ जाएगा, 25/2 आ गया। यह आपकी वेलोसिटी या फिर स्पीड आ गई। अब ट्रेन की लेंथ 150 मीटर है और ये जो ट्रेन है 150 मीटर की ट्रेन है, वो क्या कर रही है ना, यानी 850 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। इसका मतलब ट्रेन की जो पुल को पार करने में आपको टाइम पूछा कितना टाइम लेगी, तो ट्रेन यहाँ से स्टार्ट कितना मोशन करेगी, देखो यहाँ से स्टार्ट करेगी यहाँ तक जाएगी, फिर यानी टोटल पूरी बाहर निकलनी चाहिए ट्रेन, तो ये 150 मीटर आगे निकल जाएगी। कहने का मतलब आपकी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होंगी, ऐड होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ से अंदर यहाँ से घुस गई पुल में, तो जब यहाँ इसका मुंह हुआ तब तो 850 होगा, लेकिन ट्रेन का जो पीछे का हिस्सा यहाँ पे आएगा तब ये 150 मीटर आगे निकल लेगी। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस की आप लोग बात करो, टोटल डिस्टेंस है तो उस कंडीशन में क्या आएगा 850 प्लस कितना आएगा 150, टोटल कितना हो जाएगा 1000 मीटर आ जाएगा। अब 1000 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, टाइम निकालने के लिए आपको पता है तो टोटल दूरी दे रखी है कितनी है 1000 है, और इसको तय करने की स्पीड कितनी है ट्रेन की 25/2 आ जाएगी। इसको सोल्व करो कितना आएगा 1000/25 × 2 हो गया, 25 चौक 100 आ जाएगा, 40 दूनी 80 सेकंड। टोटल कितना टाइम लेगी ट्रेन 80 सेकंड लेगी। कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपका, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका 15 का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन था। फिर अपन बात करें 16 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्या क्वेश्चन है देखो, एक कण का वेग समय ग्राफ दिखाया गया, इसमें 20 सेकंड में औसत वेग आपसे फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, यानी ग्राफ आपको दे रखा है पहले से, ये ग्राफ दे रखा है, वीटी कर्व आपको दे रखा है, किस तरीके से ये कर्व दे रखा है, ये कर्व आपको दे रखा है, इसमें यहाँ से यानी 0 फिर 5 फिर 10 है, फिर ये 15 है और ये 20 दे रखा है। ये टाइम t है और v है, और ये आपके पास में ये 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है। आपसे पूछा क्या है 0 से 20 सेकंड, यहाँ से 0 से 20 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, होता है क्या एवरेज, टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, कुल विस्थापन, और नीचे क्या आएगा टोटल टाइम यानी कुल समय आ जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको यानी हम आप लोग सब जानते हो, हम जानते हैं कि वीटी कर्व का जो एरिया होता है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो आप वीटी कर्व का जो एरिया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना, टोटल एरिया कितना आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वीटी कर्व का एरिया निकालते हैं, तो 1/2 पहले इसका निकाल दो, 5 × 5 प्लस फिर इसका एरिया निकालते हैं, तो कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी टोटल, 5 से 15 के बीच की 10 हो जाएगी, और ये कितनी हाइट कितनी है 5 है, प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक की 5 है, टोटल हाइट कितनी है 1/2, 5 × 5 है। तो ये और ये दोनों काउंट होगी, ये कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा 50। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 75 मीटर आ जाएगा। और टोटल टाइम कितना लग रहा है 0 से 20 में 20 लग रहा है, तो 75/20 है, इसको काटोगे कितना आएगा, 5 से कैंसिल करो, 15/75 होता है, 5 चौका 20 होता है, 15/4 यानी कितना आ जाएगा 3.75 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक, इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ कि वीटी कर्व होता है उसका एरिया क्या आता है आपका डिस्प्लेसमेंट आता है। अब देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 16 नंबर में आपको सी ऑप्शन दे रखा है, तो 16 में क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन में दिया जाता है सेम का सेम वैसा करते जाओगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। कौन सा कंसेप्ट कहाँ लगाना है बिल्कुल पूरा ध्यान रखोगे, तब आपका क्या होगा क्वेश्चन धीरे धीरे अपने आप सोल्व होने लगेगा।
क्योंकि शुरुआत में दिक्कत आती है कि सर क्वेश्चन करे कैसे, फिर क्या होगी, एक बार शुरू कर दोगे क्वेश्चन ऑटोमेटिक होने लगेगा। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सरल रेखा के अंदिश गति करते हुए एक निकाय का वेग समय ग्राफ दिया हुआ है, निकाय द्वारा तय दूरी और विस्थापन क्रम, दोनों चीज़ें पूछी है, दूरी और विस्थापन। आपको ग्राफ क्या दे रखा है, इस तरीके से ये आपका ये ग्राफ दे रखा है, यानी वीटी कर्व दे रखा है। यहाँ पे क्या दे, ये है और यहाँ पे ये, यानी यहाँ पे 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 है और ये 4 है, फिर ये 5 और यहाँ पे 6 और ये क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस आपसे पूछी है। तो आपको पता है कि जो समाकलन होता है उसमें नीचे वाला जो एरिया होता है वो नेगेटिव होता है और ऊपर वाला एरिया क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जबकि डिस्टेंस में तो दोनों ऐड कर देते हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये इसमें से हटाना पड़ेगा, डिस्टेंस में ऐड कर दोगे आप लोग। तो सबसे पहले टोटल एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 है और ये आपका क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ से ये -2 दे रखा है। अब इसका एरिया आप लोग निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, 1/2 इंटू 1 इंटू 1 आ जाएगा। फिर प्लस इसका एरिया कितना आएगा बताओ, ये आपका समांतर चतुर्भुज है तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2 दे रखी है, तो 2 इंटू ये हाइट कितनी है, 1 है, प्लस कितनी आएगी 1/2। फिर ये भी एक ट्राइंगल है तो इसका कितना आएगा, 1 इंटू 1 आ जाएगा। फिर डिस्टेंस में ऐड होगा नीचे वाला भी, तो इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो 1/2 इंटू 2, यानी यहाँ से यहाँ तक के कितना, 4 से 7 में कितना आएगा, 3 आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आएगा बताओ, यानी 1/2 1/2 1 हो जाएगा और फिर ये 2 होगा 3 और प्लस 3, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 6 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये नीचे वाला हटाना पड़ेगा, तो ये ऊपर वाला अभी भी अपन ने निकाला था, कितना आया था, 3 था, और नीचे वाला भी कितना आ रहा है, 3 है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा मुन्ना, 0 आ जाएगा। तो डिस्टेंस तो आ गई 6 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 6 और 0 दे रखा है, तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा 17 में, आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। देखो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 18 नंबर क्वेश्चन आपका, इसमें दे रखा है एक कण 2 बिंदुओं ए और बी से गुजरता है जो 90 मीटर से एक दूसरे से अलग है। वो एक समान त्वरण से यह दूरी तय करने में 6 सेकंड लेता है। जब कण बिंदु बी पर होता है तो इसका वेग 20 है, तो कण का प्रारंभिक वेग कितना होगा। आपको दे रखा है कि कण ए से बी के बीच में, यानी ए से बी के बीच में मोशन कर रहा है, दोनों पॉइंट हैं एक दूसरे से 90 मीटर की डिस्टेंस पर है। दे रखा है कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेता है ना, 6 सेकंड लेता है। और जब पार्टिकल यहाँ होता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 20 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा है कि जब पार्टिकल ए पर था तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो कंडीशन दे रखी है वो लगा लो, 90 मीटर की डिस्टेंस तय करने में। सेकंड इक्वेशन लगाएंगे न्यूटन की, तो प्रारंभिक वेग कितना दे रखा नहीं पता, निकालना है कितना टाइम लेता है, 6 सेकंड प्लस हाफ AT², ए भी नहीं पता, ये रख दो, इंटू T², टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 दे रखी, 6 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ पे 6U प्लस कितना आ जाएगा, 18A और ये 90, टोटल पूरा 6 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो आप लोग 6 से कैंसिल कर लो। 15 6 90, 15 = कितना आ गया, U प्लस कितना आ गया, 3 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये बन गई पहली कंडीशन से। फिर आपको बोल रहा है कि जब पार्टिकल 6 सेकंड बाद में बी पॉइंट पर होता है तब उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 20 मीटर पर सेकंड, तो ये भी लगा दो। तो 20 मीटर पर सेकंड होती है, यू आपको नहीं पता, ए भी नहीं पता, टी कितने सेकंड बाद में होती है, 6 सेकंड बाद में, इंटू 6 कर दोगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी वैल्यू, 20 बराबर U प्लस 6 से आ गया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आपसे U की वैल्यू पूछिए, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, आप लोग क्या करोगे, U की पूछिए, 6 से को कैंसिल करना है तो इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 30 और 2A,
u प्लस 6a आ जाएगा, और इसमें से अब सेकंड वाली घटा दो, कितना आएगा 20, और u माइनस 6a प्लस 6a है, इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा बताओ, इससे कैंसिल हो जाएगा u, और ये 10 है, तो u बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो आपकी इनिशियल स्पीड कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अपन ने क्या किया, कुछ नहीं किया, जैसा दे रखा था क्वेश्चन में वैसा अपन ने किया, अपना आंसर आ गया। आपको एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ये स्टेप वाइज लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए लिखे जा रहे हैं। आप सीधा क्या करोगे, कैलकुलेट कर सकते हो, इक्वेशन बनाओ सीधा, मन में कैलकुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन अगर मन में करोगे तो चीज़ें आसान होती जाएगी, टाइम आपका बच जाएगा। तो वो चीज़ अपन नहीं कर रहे, कहीं देख रहे हो आप लोग, उन चीज़ों से आपको बचना होगा। अगर मान लो कि आपको सिलेक्शन लेना है तो हकीकत में उन चीज़ों से बचना होगा। जैसे होता है कि मैं आपको ट्रिक से कराऊँ, कि फिजिक्स कभी ट्रिकली नहीं चलती हूँ ना, एक एक कंसेप्ट। ट्रिक कब बनाओगे, ट्रिक तभी कर सकते हो जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो, एक एक चीज़ आपके आ रहे हो तो खुद अपनी ट्रिक बना सकते हो। ट्रिक का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन माइंड में होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन जितना ज़्यादा शॉर्ट में होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी कैलकुलेशन माइंड में होगी। तो ट्रिक का फंडा क्या होता है, देखो मान लो कि ट्रिक में कोई चीज़ होती है, दो, एक तो पूरी जगह नहीं लगती, आपके हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाती, उसकी एक लिमिटेशन होती है कि ऐसा होगा तो ऐसा कर देंगे। जैसे 2 को 2 में ऐड करते हो आप, तो इसका मतलब 4 आता है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तब भी 4 आता है। क्या ये रूल 3 में लगता है, 3 में नहीं लगता। इसका ट्रिक भी इसी तरीके से फेल होती है। फिजिक्स में कभी भी ट्रिक की कोशिश मत करना। अगर सिलेक्शन चाह रहे हो तो इन चीज़ों से बच के रहो, कि देखो ट्रिक नंबर 2 है, ट्रिक नंबर 4 है, ट्रिक नंबर 5 है। क्योंकि जैसे एग्जाम में क्या होता है कि आपको बताते हैं कि आपको, मैं भी इस तरीके से कराऊँ मान लो, और ट्रिक नंबर 1 है, ट्रिक नंबर 2 है, और ट्रिक नंबर इस तरीके से 50-51 लिखवा दी। एग्जाम में तो कई बार ऐसा स्ट्रेस में ऐसा भी हो जाता है कि मान लो कि आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और उसमें क्या होगा कि 2 को स्ट्रेस में 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 5 आ जाता है। यानी ये ऐसी गलतियाँ होती है कि बताओ आप ट्रिक नंबर 51, ट्रिक नंबर, तो कहाँ याद रह पाएगी। एग्जाम दो एक बार, एग्जाम देने के बाद में जो कैंडिडेट एग्जाम दे के आ रहा है वो खुद बता देगा सर कहीं यूज़ नहीं होती। क्या किसी बंदे से पूछो कि उसने ट्रिक करके कहीं सिलेक्शन लिया है, नहीं लिया। क्योंकि जिसके कंसेप्ट होंगे, अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेगा, वो ही क्या करता है, ट्रिक यूज कर सकता है। तो आपको एक एक क्वेश्चन में कंसेप्टली मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, और जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ उस तरीके से प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे चीज़ें आसान लगने लगेंगी। आपको लगेगा कि हाँ हकीकत में फिजिक्स सिखाई जा रही है और फिजिक्स सीख रहे हो। अब देखो अपन ने 18 क्वेश्चन आपके कर लिए थे, अपन ने 19 नंबर क्वेश्चन आपका है, ये भी एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। 19वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक सरल रेखा में गति करते हुए एक निकाय का विस्थापन समय ग्राफ दे रखा है। वक्र कौन सा दे रखा है, विस्थापन समय, तो ST ये वक्र दे रखा है। अब आपसे पूछा गया है इसमें, ये 0 दे रखा है और ये A दे रखा है और ये B पॉइंट दे रखा है। आपसे इसमें पूछा है O, A और P में। पहला ऑप्शन आपका है वेग नियत है। क्या इस डायग्राम को देख के आप बता नहीं सकते कि वेलोसिटी नियत है नहीं है। सीधा किया करेंगे गुरुजी, नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका जो ग्राफ है ये विस्थापन समय में। तो आप लोग बताओ कि इसमें इसका स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होती है। किसी पॉइंट पर वेलोसिटी आपको डिफाइन करनी है, निकालनी है, तो वहाँ पे स्लोप निकालो। तो स्लोप क्या होगा, उसकी वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे देखो क्या इसमें इसका स्लोप कांस्टेंट रह रहा है, नहीं रह रहा। देखो पहले स्लोप ये था, फिर स्लोप ये हो रहा है, फिर स्लोप 0 हो रहा है, तो स्लोप चेंज हो रहा है। इसका मतलब स्लोप ही क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। ए पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब पहला ऑप्शन अपना गलत हो गया। दूसरा, एक समान रूप से वेग बढ़ता है। क्या इसमें स्लोप डाउन हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या नहीं बढ़ रही, वेलोसिटी घट रही है, तो पहले दूसरा भी कैंसिल। दूसरे में देखें, निकाय का 0 से A तक, यानी O से A तक वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ना कि इंक्रीज हो रही है। फिर चौथा ऑप्शन देखा है, A पर निकाय का वेग 0 है, यानी यहाँ पे सुनिए स्लोप 0, इसका मतलब वेलोसिटी भी 0। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा मना, 19 में D ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। 20 नंबर क्वेश्चन भी आपका एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आपको बिल्कुल एक तरीके से फंसाने की कोशिश करता है। फंसना नहीं है मुन्ना, कभी भी क्वेश्चन से ड्रो मत, अच्छी तरीके से करोगे बिल्कुल सॉल्यूशन खुद अपने आप दे देगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि एक कण का विस्थापन समय के साथ निबंध है, यानी विस्थापन का समय के साथ में रिलेशन रूट अक्ष बराबर क्या दे रखा है, T+7।
अब आप बताओ, ऐसा आपने कोरिलेशन रूट में कोरिलेशन निकाला नहीं निकाला, आपको करना क्या है कि भाई विस्थापन समय के साथ निकाल, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अक्स बराबर क्या हो जाएगा, t+7 का होल स्क्वायर। जो भी आपका ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन में वो वेलोसिटी से रिलेटिव दे रखा है, आपको पता है विस्थापन से वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो dx/dt क्या आ जाएगा, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी आप निकाल दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन में क्या करो, पहले पावर का अवकलन करता है अपन, 2 आ जाएगा, t+7 आ जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बताओ वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है, नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका ये दे रखा है कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के क्या है, रूट के समानुपाती होती है। ऐसा नहीं बोल सकते, आप साफ साफ बता सकते हो वेलोसिटी क्या आ रही है, टाइम की क्या होगी, समानुपाती होगी, प्रोपोर्शनल होगी। फिर दूसरी बात, आप एक्सेलरेशन निकालना चाहो, एक ऑप्शन आपका एक्सेलरेशन का भी दे रखा है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है जो कि कांस्टेंट है, जो आपका उस कांस्टेंट है। तो आप बता सकते हो इस पूरी इक्वेशन से क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जी हाँ, जो आपका त्वरण है वो कांस्टेंट होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन दे रखा है, कण एक नियत त्वरण से गतिशील है, तो डी आ जाएगा इसमें 20 नंबर क्वेश्चन में। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन दे रखा हूँ ना, 21 नंबर क्वेश्चन में देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे बच्चों की पहचान होती है, स्टेप में देखो हाफ AT², इसकी आपसे डायमेंशन पूछी है, डायमेंशन पूछी यानी इसकी विमा आपसे पूछ रहा है, और ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, टी यहाँ पे टाइम है। अब बहुत सारे लगभग क्या होगा 80% स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें त्वरण की मात्रक से कर देंगे। क्या करोगे, मीटर/सेकंड² आ गया और इंटू सेकंड², तो इसका मतलब क्या करोगे, सर मीटर आ रहा है, फिर क्या करोगे, मीटर करने से मीटर की विमा क्या आएगी, m0 L1 और t0, बिल्कुल सही है, विमा यही आएगी। लेकिन अब देखो फ़र्क एक सिलेक्टेड कैंडिडेट में, जिस बंदे का सिलेक्शन होता है उसमें और आप में फ़र्क क्या होता है। जो कैंडिडेट मान लोगे उस तरीके से, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है जिसका सिलेक्शन होता है वो कैसे सॉल्व करेगा। सबको पता है, एक छोटा सा कंसेप्ट है कि फिजिक्स का जो भी रिलेशन होता है, जो भी इक्वेशन होती है, उसकी प्रत्येक टर्म होती है, उसकी डायमेंशन सेम होती है। और आपको पता है न्यूटन की जो सेकंड इक्वेशन आती है, उस सेकंड इक्वेशन में s बराबर ut प्लस हाफ AT² जो आता है वो एक टर्म है। तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होगी। तो जो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन आती है या फिर डिस्टेंस की जो डायमेंशन आती है वो ही क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी। तो क्या आ जाएगा, L1 आ जाएगा। सीधा आंसर दे सकता था बिना पेन चलाए। ये होते हैं आपके कंसेप्ट, अगर एक एक कंसेप्ट आपको पता है तो सीधा आंसर दे सकते हो। फिर देखो अपन 22 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करें। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपसे पूछ क्या रहा है, एक पार्टिकल का मोशन का डायग्राम दे रखा है। एक पार्टिकल यहाँ से मोशन करना स्टार्ट करता है और यहाँ पर पहुँचता है, और इस तरीके से इसका पाथ है, और ये दे रखा है आपकी 6 मीटर डिस्टेंस है, और इसकी रेडियस दे रखी है 4 मीटर दे रखा है। आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पूछा है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस क्या आएगी, टोटल ये भी काउंट होगा डिस्टेंस में, क्योंकि पाथ पर डिपेंड करती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में सीधा ऐड कर दोगे, तो सबसे पहले आप लोग डिस्प्लेसमेंट सीधा निकाल दो, क्या आएगा 6 4, और ये भी कितना आएगा 4 होगा, तो कितना होगा 8 6 14 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो क्या आ जाएगा 14 मीटर। फिर डिस्टेंस की बात करें तो 6 और प्लस में ये आएगी, और अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है πr, r की वैल्यू कितनी 4 है, तो 4 पाई प्लस 6 मीटर, 4 पाई प्लस 6 मीटर क्या आ जाएगी, आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। आपका 22 नंबर क्वेश्चन था। फिर 23 नंबर भी, यानी 22 में ऑप्शन क्या दे रखा है, पहले ऑप्शन में आ जाएगा, तो यानी ए ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो 23 नंबर क्वेश्चन है, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, वो भी एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो आप थ्योरी में जैसे मैं करवाता हूँ और आप पढ़ोगे इसकी थ्योरी भी, उसमें ये चीज़ करवाता हूँ, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ना, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, किसी हाइट से आपने एक पार्टिकल को u वेग से प्रक्षेपित किया, एक अच्छा कंसेप्ट है। उसी पार्टिकल को नीचे की तरफ u वेग से प्रक्षेपित किया, तो पहली कंडीशन में पार्टिकल धरती पर इस तरीके से मोशन करके यहाँ टकराएगा, और यहाँ वेलोसिटी v2 होगी, और इसकी वेलोसिटी क्या आएगी v1 है। तो v1 और v2 में रिलेशन पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो,
एक पार्टिकल को किसी हाइट से ऊपर की ओर जिस वेग से फेंका है उसी वेग से नीचे की ओर फेंका है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, दोनों कंडीशन में वेलोसिटी में जब ज़मीन से टकराएगा तब दोनों की वेलोसिटी में क्या फ़र्क आएगा। मैं नोट डाल के थ्योरी में करवाता हूँ ये चीज़ कि अगर मान लो किसी चीज़ को किसी हाइट से प्रक्षेपित कर रहे हो, एयर फ्रिक्शन अगर जीरो है, वायु घर्षण जीरो है, तो पार्टिकल मोशन करता हुआ अगर प्रक्षेपण बिंदु पर पहुंचता है, जहां से उसको प्रक्षेपित किया था वहीं अगर पार्टिकल पहुंचता है, तो उसकी जो वेलोसिटी क्या होगी, सेम कंडीशन बन जाएगी। जिस वेग से प्रक्षेपित किया था वो ही उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। अगर एयर फ्रिक्शन जीरो है तो दोनों कंडीशन सेम होगी, तो v1 और v2 में रिलेशन क्या आ जाएगा ना, दोनों इक्वल होंगी, कोई फ़र्क नहीं है, मोशन सेम हो जाएगी। तो कुछ अच्छे कंसेप्ट के साथ में अपन ने 1D के कुछ क्वेश्चन किए थे, 23 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लिए कुछ आपको अच्छी बातें भी बताई, और मैं तो ये बोलता हूँ कि ना जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो करें। ऐसा ना करें कि जो चीज़ एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हो रही नहीं रही, क्योंकि ऐसा नहीं किया है, बच्चों को गोली देने वाली कहानी नहीं है। तो आज के लिए अपन क्या करेंगे, इतना ही। आपका जो 1 डायमेंशियल मोशन था उसके 23 क्वेश्चन अपन ने किए। फिर अगली क्लास है उसमें नेक्स्ट चैप्टर के अपन क्वेश्चन करते हैं, और उसमें क्वेश्चन इसी तरीके से बनाए जाते हैं जो आपके एग्जाम से ओरिएंटेड हो, यानी एग्जाम में। और दूसरा ये भी ध्यान है कोई चीज़ बच ना जाए थ्योरी में, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन सारे डाले जाते हैं। तभी मैं बताता हूँ कि किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन है वो अपन ये नहीं कर रहे कि इसमें कम ज़्यादा भी हो रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं दे रहा कि इससे दूरी का मात्रक क्या होता है, फिर विस्थापन का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक, वो क्वेश्चन अपन नहीं दे रहे। तो अपन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अपन। चलो, थैंक फॉर क्लास।